साथियों, हिंदी विषय के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध शिव शंभू के चिट्ठे, जो भी बहुत ही लोकप्रिय है अपनी भाषा शैली के लिए, लेखन के नए प्रयोगों के लिए और एक विशिष्ट प्रकार की यह रचना है जिसमें व्यंग्य के माध्यम से लेखक अपनी बात कहता है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। देखिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं लेखक। ये जो लेखक हैं ये कौन से हैं? भारतेंदु काल का जहाँ अंत होने जा रहा है और द्विवेदी युग का जहाँ प्रारंभ होने जा रहा है, तो उसके बीच में ये लेखक हैं, यानी कि उस समय के ये लेखक हैं। तो देखिए, भारतेंदु काल में हमने देखा कि अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति की भावना थी, लेखकों में थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही कवि राजभक्त थे, उनमें ये भावना पाई जाती थी क्योंकि वो उस समय इतनी शिक्षा की या समाज सुधार की जो संस्थाएं वो विकसित हो रही थी। इन सब चीज़ों को हम हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक जो हमने पढ़ी है उसके अंतर्गत विस्तृत रूप से हम पढ़ चुके हैं, भारतेंदु काल पूर्व की परिस्थितियां वगैरह। और उसको आपको, उस पुस्तक को जब मैंने पढ़ाया था, बार बार यही चीज़ें कही थी कि परिस्थितियों को आप अवश्य ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि हिंदी साहित्य पढ़ रहे तभी हमें वो पढ़ना है, बहुत सारी जगह वो चीज़ें हमारे काम में आती हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था। तो उस समय अधिक जागरूकता नहीं थी, लेकिन जैसे धीरे धीरे जागरूकता आई, लोग समझने लग गए कि ये जो अंग्रेजी शासन है ये हमारे लिए कोई हितकर नहीं कर रहा, शिक्षा का प्रसार करके या मिशनरियाँ खोल के, या ये अपने लिए सेवक तैयार कर रहा है और क्या कर रहा है, अपनी तिजोरियाँ भर रहा है, यहाँ से माल उठा के इंग्लैंड भेज रहा है। जैसे कि भारतेंदु जी ने कहा भी है, अंग्रेज राज सुख साज समय सजे सब भारी, पैधन विदेश चले जात यह अति ख्वारी। तो ये चीज़ थी देशभक्त। इस काल के कवि में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं आपको इसकी विस्तार से व्याख्या कर रही हूँ। पूर्व की परीक्षा में पूछा, राजभक्ति और देशभक्ति दोनों किस काल के कवियों में देखने को मिलती है? तो ये दोनों भावनाएं भारतेंदु काल के कवियों में देखने को मिलती है, क्योंकि उसके बाद जागरण सुधार काल हो गया, बहुत सारी संस्थाएं आई, सामाजिक स्तर पे आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक सभी मूल्यों पर समाज में व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, लोग जागृत हुए, फिर सब देशभक्ति की भावना प्रवाहित हुई। यह जो निबंध है इसमें लॉर्ड कर्जन के को व्यंग्य किया गया है, के ऊपर को संबोधित करके, लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके अंग्रेजी शासन व्यवस्था के ऊपर व्यंग्य किया गया है। आगे भी आएगा, इसमें भी दिल्ली दरबार का चित्रण आएगा। अब आप लोग कहेंगे कि मैडम जो क्लास थी उसमें आपने कहा था भारतेंदु में कि लॉर्ड लिटन ने उसको आयोजित किया, अब आप कह रहे हो कि दिल्ली दरबार का आयोजन कर्जन ने किया। तो मैंने उस समय भी आपको बताया था कि विभिन्न समय पर दिल्ली दरबारों का आयोजन होता रहा, एक निश्चित समय के बाद ये लोग करते थे। क्यों करते थे वो उस वाले निबंध में बता दिया, यहाँ व्याख्या नहीं करूंगी। तो मैं आपको पुनः क्लियर कर दूं, आपके माइंड में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। जो भारतेंदु का दिल्ली दरबार दर्पण निबंध पढ़ा था, उसमें जो दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था वो 1877 वाला दिल्ली दरबार था, जो पहला आयोजित हुआ था। उस समय लॉर्ड लिटन ही वायसराय थे, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे, इसलिए मैं पहले ही आपकी सारी जो संदेह हैं उनको क्लियर कर देती हूँ। उस समय लॉर्ड लिटन वायसराय थे, उनके टाइम प्रथम बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और उसकी बहुत आलोचना की। क्यों लिखा भारतेंदु ने वो निबंध? क्योंकि उस समय 76-77 में अकाल पड़ा हुआ था भारत के एक भाग में, लोग भूख से मर रहे थे और इतनी शान शौकत से, विशेष हालांकि बाद के दरबार उससे भी ज़्यादा शान शौकत से आयोजित किए गए, लेकिन क्या था, केवल एक दिखावा मात्र तो था। महारानी का एक फरमान ही तो सुनाना था देशी राजाओं को, उसके लिए इन्होंने इतना किया। लोग भारत में भूख से तड़प रहे थे, इसीलिए भारतेंदु ने लोगों को बताने के लिए उस निबंध की रचना की। उसी प्रकार जब लॉर्ड कर्जन ने दरबार आयोजित किए थे और अपने समय में एक विक्टोरियल मेमोरियल हॉल बनवाया था, कुछ नहीं करा उन्होंने प्रजा के लिए। अब जब वो चले जाते हैं इंग्लैंड, जब वो लौट के दोबारा आ रहे हैं अगले क्या बोलेंगे उसको, अगले शासनकाल के लिए पोस्ट संभालने, तब उस समय शिव शंभू जी ने इस निबंध को लिखा, उन्हें उनकी वास्तविकता से परिचित कराने के लिए। लेकिन देखिए, जल में रह के मगर से बैर नहीं कर सकते। अंग्रेजी सत्ता चारों तरफ थी उस समय, उससे देखिए उसके विरुद्ध बोलना संभव नहीं था, इसलिए विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों के माध्यम से उन्होंने जो उस समय के लेखक थे उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। क्योंकि वो लोग तो नहीं फिर जेल में डाल देंगे और किसी भी तरीके की यातना दे सकते हैं, परिवार को भी प्रताड़ित कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके की बीच में कोई माध्यम या प्रतीक के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। तो आपको ये पूरी रूपरेखा और पृष्ठभूमि समझ में आ गई होगी।
अब बात करते हैं इसकी। तो देखिए सबसे पहले इसके जो संग्रह हैं, जो इन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे नाम से इन्होंने कई सारे इसमें लेख लिखे हैं, उनका पूरा एक संग्रह है। 8 लेख उसमें लॉर्ड कर्जन से संबंधित हैं, 2 लेख मार्ले से संबंधित है, कुछ मिंटो बाद में आते हैं ना गवर्नर, सबसे संबंधित लिखे हैं। तो उसका पूरा एक संकलन है। तो उसमें से ठीक है, तो 1988 में राजकमल प्रकाशन ने एक बार इसे प्रकाशित किया था। लेकिन ये जो निबंध हम पढ़ने जा रहे हैं 26 नवंबर 1904 को इसे प्रकाशित किया था। कि इसका प्रकाशन जो तिथि अगर आपसे परीक्षा में पूछ लें तो 26 नवंबर 1904। वैसे निबंधों की कोई प्रकाशन तिथि और निबंध संग्रह नहीं पूछे जाते हैं, हाँ कहानी और कविताओं में याद रखना है हमें, लेकिन फिर भी जान लेते हैं 26 नवंबर 1904 को ये प्रकाशित हुआ था। और इसमें जो साम्राज्यवाद है, उनका उपनिवेशवाद है, उसके विरोध के स्वर हमें देखने को मिलते हैं। व्यंग्य किया है, ये सारी चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं अपना निबंध। अब क्या कहते हैं इसमें, बाल मुकुंद जी कहते हैं, माय लॉर्ड, लड़कपन में इस बूढ़े भंगड़ को बुलबुल का बड़ा चाव था। अपने लिए कहते हैं, गांव में कितने ही शौकीन बुलबुलबाज थे। वो बुलबुल पकड़ते थे, पालते थे और लड़ाते थे। बालक शिव शंभू शर्मा बुलबुलें लड़ाने का चाव नहीं रखता था, केवल एक बुलबुल को हाथ पर बिठाकर ही प्रसन्न होना चाहता था। पर ब्राह्मण कुमार को बुलबुल कैसे मिले, प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब देखिए बुलबुल क्या है, इस सब चीज को भी हम समझेंगे थोड़ा आगे। पिता को यह भय था कि बालक को बुलबुल दी जाए तो वो मार देगा, हत्या होगी, अथवा उसके हाथ से बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगा। बहुत अनुरोध से यदि पिता ने किसी मित्र की बुलबुल किसी दिन ला भी दी तो वह 1 घंटे से अधिक नहीं रहने पाती थी, वह भी पिता की निगरानी में। तो यानी बुलबुल जो है वो बहुत ही उपयोगी चीज हो गई है ना। अब उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही है, यहाँ पे इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है लेखक की बुलबुल पालने की। सराय के भटियारे बुलबुलें पकड़ा करते थे। सराय के जो भटियारे थे, जो सेवक थे, वो बुलबुल पकड़ा करते थे। गांव के लड़के उनसे 2-2, 3-3 पैसे में खरीद लाते थे। पर बालक शिव शंभू तो ऐसा नहीं कर सकता था। पिता की आज्ञा के बिना वह बुलबुल कैसे लावे और कहाँ रखे। उधर मन में अपार इच्छा थी कि बुलबुल जरूर हाथ पर हो। इसी से जंगल में उड़ती बुलबुल को देखकर जी फड़क उठता था। बुलबुल की बोली सुनकर आनंद से हृदय नृत्य करने लगता था। कैसी कैसी कल्पनाएं हृदय में उठती थी। उन सब बातों का अनुभव दूसरों को नहीं हो सकता। दूसरों को क्या होगा, आज यह वही शिव शंभू है। स्वयं इसी को उस बालक के अनिर्वचनीय चाव और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। तो यानी बुलबुलें पकड़ने में, किसी दूसरे पे कब्जा करने में क्या आनंद हो सकता है। बड़ी उसकी इच्छा थी बचपन में कि मैं भी एक बुलबुल रखूं, लेकिन अब जब वो बड़े हो गए तो सोचते हैं कि बचपन में मेरी बहुत इच्छा थी, अब क्यों थी, उस समय क्या उत्साह था, क्या मन में भावनाएं थी, कैसा आनंद होता था, उन सबको तो मैं भी स्वयं अब बड़ा हो गया हूँ तो महसूस नहीं कर सकता, तो और क्या कैसे महसूस कर पाएगा। तो यानी कि बुलबुल क्या है, एक तरीके से इसकी अतृप्त इच्छाएं, अपूर्ण इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पा रही। आगे देखते हैं। बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक शिव शंभू सो गया। अपने बचपन को याद कर रहे हैं। और देखिए निबंध में जो थोड़ा सा मैं जल्दी पढ़ देती हूँ, कारण यह है कि कम समय में अधिक से अधिक हम सिलेबस कंप्लीट कर लें। और जो समझाने वाली बात है वहाँ मैं व्याख्या करती हूँ, और बाकी हर बात व्याख्या के लिए नहीं है, क्योंकि अब तो हम सभी बड़ी क्लासेस में पढ़ के आए हैं यहाँ तक, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ने। देखिए ना तो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती का वीडियो लंबा हो जाता है। इससे अच्छा है कि 2 बातें उससे संबंधित हम और अधिक जान लें कम समय में। आइए आगे बढ़ते हैं। उसने देखा कि संसार बुलबुल में है। सारे गांव में बुलबुलें उड़ रही हैं। अपने घर के सामने खेलने का जो मैदान है उसमें सैकड़ों बुलबुल उड़ती फिरती हैं। फिर वह सब ऊंची नहीं उड़ती, बहुत नीची उड़ती हैं। उनके बैठने के अड्डे भी नीचे के नीचे हैं। वो अभी उड़कर इधर जाती हैं, कभी उधर, कभी यहाँ बैठती हैं, कभी वहाँ, कभी स्वयं उड़कर बालक शिव शंभू के हाथ की उंगलियों पर आ बैठती हैं। शिव शंभू आनंद में मस्त होकर इधर उधर दौड़ रहा है। उसके 2-3 साथी भी उसी प्रकार की बुलबुलें पकड़ते और छोड़ते इधर उधर कूदते फिरते हैं। यानी उस समय बुलबुल पकड़ना ही बहुत बड़ी बात हो गई। आज शिव शंभू की मनोवांछा पूर्ण हुई। आज उसे बुलबुलों की कमी नहीं। आज उसके खेलने का मैदान बुलबुलिस्तान बन रहा है। आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं, महाराजा है। आनंद का सिलसिला यहीं नहीं टूट गया। शिव शंभू ने देखा कि सामने एक सुंदर बाग है, वहीं से सब बुलबुलें उड़कर आती हैं। बालक कूदता हुआ दौड़कर उसमें पहुंचा। देखा सोने के पेड़, पत्ते और सोने ही के
क्या देखता है? सोने के ही पेड़ पत्ते, सारी चीज़ें वहाँ पे सोने की हैं। उसको तो बुलबुलें पकड़ने का बहुत शौक था, यानी एक तरीके से उस समय मान सम्मान की वस्तु बन गई है वो बुलबुल उनके लिए, है ना। तो वही चीज़ है। अब वो कहते हैं कि वो ऐसी एक कल्पना करता है, उसको लगता है कि वहाँ पे एक बाग की वो कल्पना करता है, सोने के पेड़ पत्ते, सोने ही के सभी नाना रंग के विभिन्न प्रकार के फूल हैं, उन पर सोने की बुलबुलें बैठी गाती हैं और उड़ती फिरती हैं। वहीं एक सोने का महल है, उस पर सैकड़ों सुनहरी कलश हैं, उन पर भी बुलबुलें बैठी हैं। बालक 2-3 साथियों सहित महल पर चढ़ गया। उस समय वह सोने का बगीचा, सोने के महल और बुलबुलों सहित एक बार फिर उड़ा। सब कुछ आनंद से उड़ता था। बालक शिव शंभू भी दूसरे बालकों सहित उड़ रहा था, पर यह आमोद बहुत देर तक सुखदायी ना हुआ। बुलबुलों का ख्याल अब बालक के मस्तिष्क से हटने लगा। उसने सोचा, मैं कहाँ उड़ा जाता हूँ, माता पिता कहाँ हैं, मेरा घर कहाँ। इस विचार के आते ही सुख स्वप्न भंग हुआ। बालक कुलबुलाकर उठ बैठा, देखा कुछ नहीं, अपना ही घर, अपनी ही चारपाई, मनोराज्य समाप्त हो गया। अब इसको एक प्रतीक है, एक दृश्य है, यहाँ पे उन्होंने खींचा है। आगे इसके क्या अर्थ है वो भी देखेंगे। आपने माय लॉर्ड जब से भारत में पधारे बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है या सचमुच कोई करने के योग्य काम भी किया है? अब यहाँ सीधे सीधे वो पूछ रहे हैं उनसे कि क्या किया है आपने, खाली अपनी ख्याल ही पूरा किया है या यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया है? तो वो कहते हैं कि अपने माध्यम से। अब देखिए इसमें स्पष्ट है, हमारे देश को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। जितना सोना यहाँ था, यहाँ के मंदिरों में इतनी अपार संपदा थी कि किसी अन्य देश में मौजूद ही नहीं थी। तो इसीलिए उस स्वर्ण रूपी बुलबुल को, स्वर्ण रूपी महल को, जहाँ की सब चीज़ें सोने की, उसको लूटने के लिए तो बाहर के लोग आए थे यहाँ पे। तो वो कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब स्वप्न एक दिन जब टूट जाता है, वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत अधिक समय तक आप हमें लूट नहीं पाओगे, एक ना एक दिन आपका यह सपना भी टूट जाएगा। भारतवासी अवश्य जागृत होंगे और स्वतंत्रता के लिए प्रयास करेंगे। यह इसका अप्रत्यक्ष अर्थ है। सीधे सीधे अब वो कहते हैं कुछ कर्तव्य पालन भी किया। ये कर्जन के विरुद्ध, कर्जन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। ध्यान देना है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि शिव शंभू के चिट्ठे में किस वायसराय को संबोधित किया गया है, तो इसलिए आपको बार बार बता रही हूँ मैं। एक बार यह बात बड़ी धीरता से मन में विचारिए। आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका। हिसाब कीजिए, नुमाइशी कामों के सिवा काम की बात आप कौन सी कर चले हैं, और भड़कबाजी की सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की ओर आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा है? वो कहते हैं आप सिर्फ बुलबुलों पे ही आकर्षित होते रहे, सब काम दिखावे वाले किए। इस बार के बजट की वक्तृता ही आपके कर्तव्य काल की अंतिम वक्तृता थी। जरा उसे पढ़ तो जाइए, फिर उसमें आपकी 5 साल किस अच्छी करतूत का वर्णन है, आपके 5 साल की किस अच्छी करतूत का वर्णन है। आप बारंबार अपने 2 अति तुम तराक से भरे कामों का वर्णन करते हैं, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। पर जरा विचारिए तो ये दोनों काम शो हुए या ड्यूटी, यानी शो यानी दिखावा हुआ या आपका ड्यूटी हुई। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के 1-2 बार देख आने की चीज होगा, उससे दरिद्रों का कुछ दुख घट पावेगा या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जाएगी, ऐसा तो आप भी ना समझते होंगे। यानी वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप जो हमको ये जो बेवकूफ़ बना रहे हो ना, कि हम आपके लिए बहुत भलाई का कार्य कर रहे हैं और ये टैक्स इसलिए लगाते हैं ताकि आप लोगों के लिए कर पाएँ, स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं, अंग्रेजी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप विश्व को जान पाओ, तो ये सारी बातें आप कर रहे हो। तो आपने वास्तविक रूप से प्रजा की गरीबी दूर करने के लिए या गरीब किसानों के लिए, प्रजा के लिए वास्तविक रूप से कुछ किया है या केवल दिखावा कर रहे हो? इस पर आपको विचार करना चाहिए। ये कर्जन से कहते हैं बाल मुकुंद जी। अब दरबार की बात सुनिए कि क्या था। आपके ख्याल से वह बहुत बड़ी चीज़ था, पर भारतवासियों की दृष्टि में वह बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ न था। जहाँ से वह जुलूस के हाथी आए वहीं सब लौट गए।
जिस हाथी पर आप सुनहरी झूलें और सोने का हौदा लगवाकर छत्र धारण करके पूर्वक सवार हुए थे, वह अपने कीमती असबाब सहित जिसका था उसके पास चला गया। आप भी जानते थे कि वह आपका नहीं और दर्शक भी जानते थे कि आपका नहीं। दरबार में जिस सुनहरी सिंहासन पर विराजमान होकर आपने भारत के सब राजा महाराजाओं की सलामी ली थी, वह भी वहीं तक था और आप स्वयं भलीभांति जानते हैं कि वह आपका ना था। वह भी जहाँ से आया था वहाँ चला गया। ये सब चीज़ें खाली नुमाइशी थी। भारतवर्ष में वह पहले से ही मौजूद थी। क्या इन सब से आपका कुछ गुण प्रकट हुआ? लोग विक्रम को याद करते हैं या उसके सिंहासन को, अकबर को या उसके तख्त को। शाहजहां की इज्जत उसके गुणों से थी या तख्तेताऊ से? आप जैसे बुद्धिमान पुरुष के लिए यह सब बातें विचारने की हैं। अब वो बहुत कुछ कह गए इन बातों में, यानी सीधे सीधे उन्होंने उनको जागृत करने का काम किया है, उनको बताने का काम किया है, व्यंग्य किया है कि ये आपकी ये जो शान और शौकत आप हमें दिखा रहे हो भारतवासियों को, तो वो सारी चीज़ें जो शान शौकत के काम आई वो तो भारतवासियों की है। आपका क्या? आपने किया क्या? चीज़ वह बनाना चाहिए जिसका कुछ कायम हो। माता पिता याद आते ही बालक शिव शंभू सुख स्वप्न भंग हो गया। दरबार समाप्त होते ही वह दरबार भवन व एम्फी थिएटर तोड़कर रख देने की वस्तु हो गया। उधर बनाना इधर उखाड़ना पड़ा। नुमाइशी चीज़ों का यही परिणाम है। उनका तितलियों का सा जीवन होता है माय लॉर्ड। हाँ, अपने कड़ाक कछाड़ के चाय वाले साहब की दावत खाकर कहा था कि यह लोग यहाँ नित्य हैं और हम लोग कुछ दिन के लिए। आपके वह कुछ दिन बीत गए, अवधि पूरी हो गई। अब यदि कुछ दिन और मिले तो वह किसी पुराने पुण्य के बल से समझिए। उन्हीं की आशा पर शंभू शर्मा ये चिट्ठा आपके नाम भेज रहा है, जिससे इन मांगे दिनों में तो एक बार आपको अपने कर्तव्य का ख्याल हो। अब क्या चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए आपको भेज रहा हूँ कि आपने पूर्व के शासनकाल में तो कुछ किया नहीं। अब थोड़ी सी 5 साल के बाद थोड़ी सी अवधि आपको और मिली है, 2 साल की, मतलब उनका शासनकाल बढ़ा दिया जाता है, तो वो मिली है, उसमें तो कुछ अच्छे कर जाइए और पूर्व में किए हुए कामों पर विचार करिए और पूर्व के लोगों से प्रेरणा लीजिए कि वो अपने कामों की वजह से जनता के प्रिय बने थे, ना कि अपने शान और शौकत की वजह से। सही है, जो नेता जनता की भलाई के लिए वास्तविक कार्य करता है हम उसी को वोट देते हैं, ना कि उसके लिए जो केवल अपने पैसे की शान और शौकत दिखाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब जैसा मैंने कहा, उनको जागृत कर रहे हैं कि बुलबुलें यानी दिखावे की चीज़ें की होनी ही चाहिए, तो वो सब ना हो के हकीकत से अवगत करवा रहे हैं। जिस पद पर आप आरूढ़ हुए वह आपका मौरूसी नहीं, नदी नाव संयोग की भांति है। आगे भी कुछ आशा नहीं कि इस बार छोड़ने के बाद आपका इससे कुछ संबंध रहे, किंतु जितने नदी नाव संयोग कहते हैं ना, आपने सुनी है ये वाली पंक्ति, मैं सुना देती हूँ। ये है, ये सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग, यानी ठीक है, कभी आप हो कभी दूसरा होगा, ये सब चलता रहेगा। आगे भी कुछ आशा नहीं इस बार छोड़ने के बाद आपका इससे कुछ संबंध रहे, किंतु जितने दिन आपके हाथ में शक्ति है उतने दिन कुछ करने की शक्ति भी है। जो कुछ आपने दिल्ली आदि में कर दिखाया उसमें आपका कुछ भी ना था, पर वह सब कर दिखाने की शक्ति आप में थी। उसी प्रकार जाने से पहले इस देश के लिए कोई असली काम कर जाने की शक्ति आप में है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है। पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कुछ कदर आपके हृदय में भी हो। स्मरण रहे, धातु की मूर्तियों के स्मृति चिन्ह से एक दिन किले का मैदान भर जाएगा। महारानी की स्मृति मंदिर मैदान की हवा रोकता था या ना रोकता था, पर दूसरों की मूर्तियां इतनी हो जाएंगी कि 50-50 हाथ पर हवा को टकरा कर चलना पड़ेगा। जिस देश में लॉर्ड लैंसडाउन की मूर्ति बन सकती है उसमें और क्या किसी की मूर्ति नहीं बन सकती? माय लॉर्ड, क्या आप भी चाहते हैं कि उसके आसपास आपकी भी वैसी ही मूर्ति खड़ी हो? ये मूर्तियां किस प्रकार के स्मृति चिन्ह है, यानी वो उनको अवगत कराना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं। उनको ये कह रहे हैं कि आप कुछ काम कर जाइए भलाई के लिए। यदि आपको मौका मिला, मूर्ति बनाने से आप चले जाओगे, एक मूर्ति बन जाएगी कि फलाने वायसराय ने इतने समय से इतने समय तक शासन किया, तो इससे क्या होगा? क्या आप चाहते हो कि मूर्ति बन के रह जाओ, या कुछ वास्तविक समाज हित का कार्य करके जनता के हृदय में सदैव के लिए विराजमान हो, ऐसा कुछ करना चाहते हो? तो वो बोलते हैं ये मूर्तियां किस प्रकार के स्मृति चिन्ह है? इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम में नहीं आ सकती। क्या है मूर्तियां? धन की ढेरी तो है, पीतल और कांसे की मूर्तियों में क्या है? धनी की तो है, वो खरीद खरीद के लगा दी जाती है चौराहों पर। एक बार जाकर देखने से ही विदित होता है कि वह कुछ विशेष पक्षियों के कुछ विशेष देर विश्राम कर लेने के अड्डे से बढ़कर कुछ नहीं है। माय लॉर्ड, जिस चौराहे पे आप जो मूर्तियां देखते हो इसमें क्या होता है? पक्षी अपनी बीटी करते हैं उन पे, बहुत बहुत दिनों तक तो वो साफ ही नहीं होती, या कुछ समाज के लोग उन्हें कर देते हैं। नहीं, क्या करते हैं? कोई काम तो आती नहीं है, वो पैसे की, कांसे की और पीतल की और बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं। सही है, पक्षी
बीटी करेंगे उन पे। आपकी मूर्ति की वहाँ क्या शोभा होगी, आइए मूर्तियाँ दिखावें। वह देखिए एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है पर भारतवासियों के हृदय में बनी है। पहचानी इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति और देखिए यह स्मृति मंदिर, यह आपके 50 लाख के संगमरमर वाले से अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है। यह स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का सन 1858 ईस्वी का घोषणा पत्र है। आपकी यादगार भी यही बन सकती है यदि इन 2 यादगारों की आपके जी में कुछ इज्जत हो। मतलब समाप्त हो गया, जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शो को शो ही समझिए, शो ड्यूटी नहीं है माय लॉर्ड। आपके दिल्ली दरबार की याद कुछ दिन बाद उतनी ही रह जाएगी जितनी शिव शंभू शर्मा के सिर में बालकपन के उत्सुक स्वप्न की है रह जाएगी। तो यह भारत मित्र में 11 अप्रैल 1903 को इस पत्र में यह प्रकाशित हुआ था। तो ये हमारा निबंध यहाँ समाप्त हो जाता है। शिव शंभू कह रहे हैं कि जैसे बुलबुल का ख्वाब एक बचपन में देखा था मैंने, वो आज मैं भूल गया, वैसे ही आपके कामों को भी लोग भूल जाएंगे। इसलिए कुछ ऐसा कीजिए, ये मेमोरियल हॉल वगैरह बनवाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा कीजिए कि लोगों के दिलों में आप सदैव जागृत हों। अगर इस निबंध से मैं बात करूँ कुछ प्रेरणा लेने की, तो बस इतनी ही प्रेरणा। ओहो, छोटी गुड़िया है मेरी और अभी सभी लोग बच्चे हैं तो उसको भी बच्चे परेशान करते हैं तो चिल्ला रही है ना। ठीक है, तो इससे हम इतनी ही प्रेरणा ले सकते हैं कि जीवन में हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि हम लोगों के हृदय में अपनी जगह बना सकें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।